Hello everyone, we are here today to discuss the most important distinguish between in our subject Organization of Commerce and Management। तो इन तक बने रहिए, हम डिस्कस करेंगे जो 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं की आपको डिस्टिंक्शन करना है। तो वो कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या पॉइंट्स लिखना जरूरी है, कौन से नहीं लिखना चाहिए, ये सब। और जैसे कि आप जानते हो, आई हैव बीन लेक्चरर फॉर अ लॉन्ग टाइम in Matung ISNDT, and I have also been a moderator for the past 10 to 12 years. So we have a very good idea of exactly board में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहिए, कौन से बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन से आ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो my channel is quite different from other channels because यहाँ पर मैंने काफी सारे years of experience का पूरा डेटा कंपाइल करके और जो कमेंट्स और जो अप्रिसिएशन और जो लव मुझे मिल रहा है चैनल पे, आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी विद दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड as suggestions are coming in, as students requests are coming, I have been uploading videos. So end तक बने रहिए और देखते हैं कि हम distinguish between के लिए कौन से important topics आपके लिए लाए। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे in that topic where you will find distinguish between में 4 मार्क्स के लिए एक डिस्टिंक्शन लिखना है। क्वेश्चन पेपर में 4 डिस्टिंक्शंस होंगे, तो मतलब आपको उसमें से अटेम्प्ट करना है कोई भी 3, मतलब टोटली 12 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन करना है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। जहां तक हो सके एटलीस्ट 7 पॉइंट्स लिखिए। मैं जानती हूँ कि कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे डिस्टिंक्शन है जिसमें 6 से ज्यादा पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है, तो तब ठीक है, बट अगर पॉइंट्स है तो जितने ज्यादा उतने बेटर रहेंगे। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि 4 मार्क्स के लिए 4 डिस्टिंक्शन पॉइंट्स लिखना है या 5 लिखना है। राइट एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन राइट। हर पॉइंट को एक टाइटल देना बहुत जरूरी है, बिना टाइटल के डिस्टिंक्शन बिल्कुल मत लिखो। जूनियर कॉलेज में ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है कि आपको अपने पॉइंट का हेडिंग जरूर देना है। हमेशा जहां तक हो सके जो भी डिस्टिंक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप उसका मीनिंग से शुरुआत करोगे। टेबल बहुत नीट एंड टाइडी बनाइए। कई बार हैंडराइटिंग अगर बहुत अच्छा नहीं है तो टेबल से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है। और हमें 4 कॉलम्स करने हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपको सीरियल नंबर का कॉलम रखना है। दूसरा कॉलम होगा आपका टाइटल का कॉलम, जिसमें आप पॉइंट्स के हेड पॉइंट्स लिखते जाओगे और जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ है, से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन का डिस्टिंक्शन पूछा हुआ है, तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कॉलम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद स्टेट कमीशन का। उसको बिल्कुल उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ठीक है। जो भी डिस्टिंक्शन लिखोगे दोनों तरफ के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए। इसके अलावा जैसे पूछा है, जैसे मैंने कहा, वो इंटरचेंज नहीं करना है आपको। ऑल्सो अगर आपका डिस्टिंक्शन पूरे एक फुल स्टेप पेज के बाद टर्न करके पीछे के पेज में जा रहा है, तो प्लीज राइट डाउन ओवर देयर कंटिन्यूड, ओके, या प्लीज टर्न ओवर पीटीओ कंटिन्यूड लिखना है, ताकि आपको पता चले कि आपका नेक्स्ट पेज पर आंसर कंटिन्यू। अब शुरू करते हैं कि आपके पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन कौन से, ठीक है। जैसे मैंने बताया 12 मार्क्स के लिए है, एक डिस्टिंक्शन के 4 मार्क्स होंगे। 7 to 8 पॉइंट्स जरूर लिखना है। नॉट अगर पॉसिबल बिल्कुल नहीं है तो 6 ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट द चैप्टर नंबर 2। अब आप सरप्राइज हो जाओगे, आप देखोगे ये मेरे लिस्ट में सिर्फ 3 चैप्टर्स के डिस्टिंक्शन मैंने दिए। तो स्टूडेंट्स माइट वंडर कि इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। ट्रस्ट मी, आपके टेक्स्ट बुक में इसके अलावा दूसरी जगहों पे डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अग्री, लाइक इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में यू हैव केपीओ, एलपीओ, ओके, वो सारे जो डिस्टिंक्शंस पीछे की तरफ है। ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, उसका भी डिस्टिंक्शन है। इसके अलावा मार्केटिंग के चैप्टर में भी डिस्टिंक्शन दिए गए हैं। बट प्लीज ट्रस्ट मी, यू आर एब्सोल्युटली सेफ, डू नॉट वरी अबाउट दोस चैप्टर्स। यहाँ जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं वो 3 चैप्टर्स के डिस्टिंक्शन करो। अब ये स्टार मार्क का मैंने दूसरे वीडियोस में बहुत बताया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला जो वीडियो है उसमें भी ये स्लाइड है।
सारे दूसरे क्वेश्चंस के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस उसमें दिए हुए हैं, तो जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। बट अदरवाइज यहाँ पर बता दूं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर पर एक डिस्टिंक्शन 100% होगा। मैं आपको बोर्ड पेपर्स बताऊंगी जिसमें इस चैप्टर में से 2 डिस्टिंक्शन भी पूछे गए, ठीक है। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 2। जैसे हमने ऑलवेज बताया है, अगर ये चैप्टर मुश्किल जा रहा है तो आपको इस चैप्टर में से सिर्फ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के डिस्टिंक्शन पढ़ने हैं, जिससे आप ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी, टर्म्स, कॉन्सेप्ट सब आंसर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकते हैं। अब देखो मैंने उसके ऊपर स्टार मार्किंग किया हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट वाले, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले, उससे कम 2 स्टार्स है लाइफ, फायर एंड इंश्योरेंस के डिस्टिंक्शंस। तो ये चीजें ध्यान में रखो और इस तरह से प्रिपेयर करो। सबसे पहले 3 स्टार वाले आंसर कर डालो, हो जाते हैं, टाइम है तब 2 स्टार वाले आंसर करो, बट विद दिस आल्सो यू विल बी सेफ। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में। देखो जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन में से कोई भी एक 100% माने 1 distinction from functional management is confirmed, 1 from consumer protection is confirmed. We can expect 2 from business services, or we can expect 1 from business service and जो मार्केटिंग या ई कॉमर्स वाला चैप्टर है उसका पूछ सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम है। ऑप्शन है, आप बिल्कुल टेंशन मत करो, इतने करके जाओ, आप सॉर्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ सितंबर 21। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन से चैप्टर्स से आए हैं। एक डिस्टिंक्शन आया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे, 2 डिस्टिंक्शन आए थे बिजनेस सर्विसेज पे, एंड एक डिस्टिंक्शन आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, ठीक है। तो ये पैटर्न अब यहाँ हमने देख लिया। तो यहाँ पर तो आपने, जैसे मैंने बताया, चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 7 इज इनफ। इसी तरह अगर हम दूसरा पीपीटी देख लेते हैं तो उसी में भी आप देख, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन पेपर दैट वी हैव। मार्च 22 का जो बोर्ड पेपर था उसमें आप देख सकते हो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन किस तरह से पूछे हुए हैं। 2 डिस्टिंक्शन थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर। आप देखिए यहाँ पर, अगर आपने सिर्फ डिस्टिंक्शन किए हैं तो आप पूरा 15 मार्क्स इस पेपर पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह बिजनेस सर्विसेज में से एक पूछा गया था एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से एक पूछा गया था। तो ये मैंने सैंपल बता रही हूँ मार्च 22 के पेपर का। अब और एक पेपर का आपको डिस्टिंक्शन बताऊंगी। अब देखिए आप, अगर आप इस नेक्स्ट स्लाइड पर ध्यान देते हो, यू विल सी दैट जुलाई के 22 के पेपर में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे गए थे। फंक्शन मैनेजमेंट पर एक था, बिजनेस सर्विसेज पे एक था, इमर्जिंग मोड्स ये डिस्टिंक्शन था, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस का डिस्टिंक्शन। अब आप बोलोगे कि मैडम ने तो बोला कि 1st और 4th और 7th ही चैप्टर करना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से सब करने जाओगे तो पोर्शन होता नहीं है। तो 1st, 4th और 7th वाले इंपॉर्टेंट करो। आपके पास ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया बाय व्हिच आई विल बी गोइंग अबाउट। आई विल नाउ स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग द टेक्स्ट बुक। This is your first distinction from this chapter. Total 6 मैनेजिंग फंक्शंस हैं। ये 6 मैनेजिंग फंक्शंस के नाम याद करने हैं, मीनिंग याद करना है। 2 मार्क्स के लिए भी बहुत आने वाला है इसमें से। ऑब्जेक्टिव्स भी 3 to 4 मार्क्स के इस चैप्टर में से जरूर आएंगे। टोटल चैप्टर कैरीज 15 मार्क्स। अब डिस्टिंक्शन जो आने वाला है 4 मार्क्स का कंफर्म आने वाला है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन से हैं? आई टेल यू, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पोर्टेंट, प्लानिंग कंट्रोलिंग इज इम्पोर्टेंट। बट जैसे मैंने बताया, आपको हर टॉपिक का पॉइंट कवर जरूर करना होगा, पढ़ना जरूर होगा। तो ये बिल्कुल छोटा सा ही डिस्टिंक्शन है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम श्योर आप लोग ये पूरा का पूरा कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपके काफी मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पेज नंबर देख लीजिए, टेक्स्ट बुक खोल के बैठना है। पेज नंबर 29 पर ये जो डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको सारे पॉइंट्स जहां तक हो सके टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए, आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। मीनिंग, प्लानिंग क्या होता है? कोई भी काम करने से पहले जो डिसाइड करना होता है, चीजें तय करनी होती है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट, व्हेन इट हैज टू बी डन, एक्सेट्रा। तो अब तक हमने कोई एक्चुअल काम किया नहीं है, हमने एक बिजनेस प्लान बनाया है। एक 50 पेज 100 पेज का बिजनेस प्लान होगा जो आप फाइनेंसर्स के पास लेकर जाओगे। आप उससे बताओगे कि आपका क्या बिजनेस आइडिया है, कहाँ से आप फाइनेंस रेज करोगे, कहाँ आपको कस्टमर्स मिलेंगे, ये सारी चीजें आपके प्लान में है, ठीक है।
सेकेंड स्टेज आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जैसे आप देख सकते हो, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डिफाइन एंड ग्रुप एक्टिविटीज। ओके, सेल्स का काम क्या है, परचेज का काम क्या होगा। सो यू हैव टू डिफाइन कि मुझे इतने मशीन्स लेने होंगे, मुझे इतना मैन पावर खड़ा करना होगा, मुझे इस तरह से फाइनेंस रेज करना होगा। तो आपने ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज कर दिया है एंड यू आर एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। ओके, तो फाइनेंस मैन डिपार्टमेंट विल लुक आफ्टर द परचेजेस। तो डिफरेंट रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में। स्टाफिंग में आप देखो, आपको परमानेंटली कैसे अपॉइंटमेंट करने, ओके, इंटरव्यू लेना, सिलेक्शन करना, अपॉइंटमेंट करना, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करना, ओके, उनका प्लेसमेंट करना, ये सभी चीजें, उनको कॉम्पेंसेशन मतलब क्या सैलरी देंगे आप, ऑल दिस इज डिसाइडेड इन द स्टाफिंग फंक्शन। The next that you have is a directing function. So you have to guide, you have to now start the actual implementation. जो प्लान बनाया, जो सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए, मैन पावर तैयार हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस देना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको लीडरशिप से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, जो भी आपके स्टाफ है। सो दिस इज अबाउट गाइडेंस, इंस्पिरेशन, लीडरशिप एक्सेट्रा। अब आ जाता है कोऑर्डिनेशन फंक्शन। आपने सेल्स, परचेज, अकाउंट्स, फाइनेंस सभी डिपार्टमेंट को किस तरह से तालमेल, कोऑर्डिनेशन से काम करना है, ऑर्डरली अरेंजमेंट रखना है ऑफिस में। सो ऑर्डरली अरेंजमेंट हैज टू बी डन एंड यू हैव टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। और ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, इन परस्यूट ऑफ द कॉमन गोल्स। सो देयर इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स, दैट इज द आइडिया। कोऑर्डिनेशन किस लिए होना चाहिए, ताकि आपके डिजायर्ड गोल्स अचीव हो सके। और व्हाट इज कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके स्टेप्स में एक्चुअल रिजल्ट्स और डिजायर्ड रिजल्ट्स को बहुत ही क्लोज लाना है। यू हैव टू स्टार्ट दिस प्रोसेस, यू हैव टू टेक स्टेप्स, एक्शन लेनी है कि किस तरह से आपने सोचा था और क्या एक्चुअली परफॉर्मेंस हुआ है, उन दोनों को क्लोज लाना है। तो ये हुआ मीनिंग हर एक फंक्शन का। अब आप देखेंगे जितने पॉइंट्स कवर हुए हैं उसमें से काफी रेपिटेशन आते जाने वाला है। पॉइंट नंबर सेकंड, ऑब्जेक्टिव, क्यों करना चाहिए, क्या गोल है। प्लानिंग फंक्शन किस लिए होता है, इट इज टू सेट गोल्स। प्लानिंग फंक्शन का मेन पर्पस है कि आप टारगेट सेट कर दो कि मुझे इस साल मेरा टर्नओवर 10 करोड़ तक लेके जाना। तो ये टारगेट सेट करना, ये आपका प्लानिंग का काम हुआ है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किस लिए करते हैं, टू ब्रिंग and identify all the required resource। ये 10 करोड़ के टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे कितने मशीन्स लगेंगे, कितना फाइनेंस लगेगा, ये सारे रिसोर्सेज अरेंज करना इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड यू हैव स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन में क्या करेंगे, आपने डिसाइड कर लिया क्या काम करना है, कितने मशीन लगेंगे, अब आप उसके लिए मैन पावर खड़ा करते हो। तो आपको हर सही लोगों का अपॉइंटमेंट करना होगा, मैनेजर्स अपॉइंट करने होंगे, वर्कर्स अपॉइंट करने होंगे, सुपरवाइजर्स अपॉइंट करने होंगे। देन कम्स योर मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। सो अब आपको जो स्टाफ आपने अपॉइंट किया है उनको डायरेक्शन देना होगा, सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस देना होगा, इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। ओके, तो उनसे सही तरीके से काम करवाना इज डायरेक्टिंग फंक्शन। Then again you see इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑर्डिनेशन क्यों करना है, इन सभी के बीच में अकाउंट्स, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, क्रेडिट कलेक्शन, ये सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल होने के लिए जरूरी है कि आपको हार्मनी के लिए सारे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में मिलकर काम करना होगा। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज अ कंट्रोलिंग फंक्शन का पर्पस क्या है। नेचुरली अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप चेक नहीं करते जाओगे, आप देखोगे नहीं कि भाई मैंने जो टारगेट रखा था वो अचीव हुआ है कि नहीं, तो आपको आपका सारा एफर्ट यूजलेस हो जाएगा। तो नेचुरली कंट्रोलिंग किस लिए, टू एंश्योर कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ फंक्शन। प्लानिंग कौन से एरिया में काम करते हैं, फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अचीव करना और इनको किस तरह अचीव करेंगे। प्लानिंग का एरिया ऑफ फंक्शन क्या है, टू इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड कैसे अचीव करेंगे, आइडेंटिफाइंग द वेज ऑफ अटेनिंग मतलब अचीविंग, ओके, वो गोल्स कैसे अचीव करें। ऑर्गेनाइजिंग का एरिया ऑफ फंक्शन क्या है, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट के जैसे सिमिलर है,
आइडेंटिफिकेशन, पता करो एक्टिविटीज कौन सी करनी पड़ेगी, उनके ग्रुप बनाओ, असाइनिंग द वर्क, सेल्स डिपार्टमेंट को कुछ काम देंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कुछ काम देंगे, परचेज को कुछ काम देंगे, असाइनिंग द वर्क एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप। काफी चीजें फर्स्ट पॉइंट से सिमिलर है। पॉइंट नंबर 3, स्टाफिंग फंक्शन का एरिया फंक्शन क्या है? सेम पॉइंट्स जो ऊपर है, रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, एंड कॉम्पेंसेशन मतलब सैलरी, रेम्यूनरेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन का एरिया क्या है, क्या करना है उनको? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग। कोई भी वर्ड्स आ जाए मैथ द पेज में, आंसर इन वन वर्ड में, ये सारी चीजें याद रखनी है। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन, it includes integration of efforts of top level management and lower level management। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन को क्या करना है? टॉप, मिडिल एंड लोअर के बीच में तालमेल रखना है। सीईओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको फंक्शनल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सेल्स, अकाउंट, परचेज मैनेजर्स, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, सुपरवाइजर, फोरमैन, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। ये पर्पस, ये है एरिया ऑफ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। एंड लास्ट, कंट्रोलिंग फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मार्क कर लो, याद कर लो। इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट्स एंड कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ, टारगेट सेल्स कितना था। आपका टारगेट सेल्स अगर 10 करोड़ का था तो क्या उसके मुताबिक चल रहा है आपका सेल्स? इफ देयर इज अ डिविएशन, अगर दोनों के बीच में फर्क है, डिफरेंस है, तो उनके ऊपर करेक्टिव एक्शन लो। सेल अनाउंस करो, एग्जीबिशन रखो, ऑनलाइन सेल चालू करो, व्हाटएवर। सो दिस इज अबाउट योर पॉइंट नंबर 3। अब आप देखेंगे कौन से फैक्टर्स इन केस ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, व्हिच आर द फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब कंपनी के अंदरूनी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपनी के बाहर के फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट। Similarly, what about organizing function? Both internal and external factors. स्टाफिंग में ज्यादातर कंपनी के अंदर के ही फैक्टर्स काम आते हैं। डायरेक्टिंग में भी अंदर इंटरनल फैक्टर्स काम होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग में भी, देखो यहाँ इंटरनल फैक्टर्स नहीं लिखे हैं यहाँ, लेकिन आप लिख सकते हो कि इट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरनल फैक्टर्स, इट इंक्लूड्स इंटरनल फैक्टर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर एक बार कंट्रोलिंग में आप देखो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। अब ये एक पॉइंट है, प्रीलिम्स के पेपर चेक करते समय हमने देखा बच्चों की बहुत मिस्टेक हो रही है। अगर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, से फॉर एग्जांपल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, दोनों तरफ अगर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हो रही है तो आपको वो पॉइंट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के डिस्टिंक्शन में नहीं लिखना है। सिर्फ अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, हम डिस्टिंक्शन लिख रहे हैं ना, तो जो दोनों पॉइंट्स लिखेंगे वो दोनों अलग होने चाहिए। सो अगर प्लानिंग एंड स्टाफिंग पूछेंगे तो फैक्टर्स का पॉइंट आएगा, बिकॉज प्लानिंग में इंटरनल एक्सटर्नल है एंड स्टाफिंग में सिर्फ इंटरनल है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली कोई भी डिस्टिंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग अगर पूछ रहे हैं तब फैक्टर्स का पॉइंट आएगा, बिकॉज दोनों अलग अलग है। तो अगर दोनों में इंटरनल एक्सटर्नल है, दोनों में इंटरनल एक्सटर्नल, आई मीन बोथ द साइड्स इफ इट इज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, डोंट राइट दिस पॉइंट। अलग है तो ही लिखना है। ये एक खास बात है जो हर बच्चे को अभी समझना है, बहुत सारे डिस्टिंक्शन में ये गलती हो रही है। अब ऑर्डर, क्या सबसे पहले होता है? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। इट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग की तुरंत बाद आ जाता है स्टाफिंग फंक्शन, बिकॉज इट फॉलोज द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। And what about the fourth one? The fourth one says that you have to start the answer off. Just a minute, I'll go back to the screen. The fourth point says it follows organizing and staffing for execution of planning. All right, so you have to make sure that this is what you're going to be talking about. After this, under coordination, देखो क्या लिखा है, क्रम क्या है, बहुत ही important management function है, और वो planning ऑर्गेनाइजिंग के बाद कोऑर्डिनेशन करने की बात आती है। एंड लास्ट वन, कंट्रोलिंग इज द एंड फंक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर डिस्टिंक्शन में ये पॉइंट जरूर आएगा। रिसोर्सेज, ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर प्लानिंग में कौन से रिसोर्सेज चाहिए। प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट। जो मुझे 10 करोड़ का टर्नओवर चाहिए तो उसके लिए क्या मेरी रिक्वायरमेंट होगी एंड कितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, इसके मुताबिक प्लानिंग होता है।
देन ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना होता है, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, प्लानिंग में आपने सारे रिसोर्सेज का लिस्ट बना दिया, अब आपको ये सारे रिसोर्सेज, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, 5 M's, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, ये चीजें आपको अरेंज करनी है। अंडर स्टाफिंग फंक्शन क्या करना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो रिसोर्सेज किसकी बात कर रहे हैं, स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है। एंड डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होता है, रिसोर्स क्या है, आपको एम्प्लॉइज को, स्टाफ को, आपके सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। कोऑर्डिनेशन फंक्शन में वापस ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आएगी बात। एंड लास्ट में कंट्रोलिंग फंक्शन में इट इज रिलेटेड टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, सारे रिसोर्सेज मिलके टोटल सेल हो रहा है या नहीं, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं, इस तरह से रिसोर्सेज का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7, फिर एक बार आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आप अगर यहाँ देखोगे तो ज्यादातर सारे मैनेजमेंट फंक्शंस कंटिन्यूअस है। तो अगर आप लिख रहे हो ये पॉइंट तो आपको मे बी यू हैव टू जॉइन इट विद कैसे order, like planning function is continuous in nature, it exists in the whole life of the organization. Okay, अब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का डिस्टिंक्शन अगर आता है तो नेचर का पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज कंट्रोलिंग में क्या है, इट इज द प्रोसेस विच स्टार्ट्स वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो देख लेना है, अगर सभी जगह पर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस लिखते जाते हो तो उसके आगे का ये एक्सप्लेनेशन जरूर देना है। ठीक है, तो कोई भी मैनेजमेंट फंक्शन वन टाइम तो एक्टिविटी होती नहीं है, उसको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखते हो तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। एंड सिर्फ ये लिखना हर जगह पे इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विल बी रॉन्ग। यू हैव टू एक्सप्लेन इट दैट coordination is related to managerial levels, then again directing is the process of achievement of goals, etc. ठीक है, now levels of management, अब देखिए टॉप लेवल कौन करता है, प्लानिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। देन ऑर्गेनाइजिंग का काम यानी रिसोर्सेज इकट्ठा करने का काम टॉप एंड मिडिल लेवल करता है। ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट्स उनको अपॉइंट करने का काम खास तौर पे कौन करेगा, मिडिल लेवल करेगा, लेकिन उनका प्रमोशन, उनका कॉम्पेंसेशन, रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा, टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, तो इस तरह से देखो हर एक का एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है, इस तरह से आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने हैं। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो 100% आपके चैप्टर में आने वाला है। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के एंड में। ओके, चैप्टर नंबर 4 के एंड में जहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस हैं, यहाँ भी मैं कुछ मार्किंग्स करवा दूंगी जो आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हमारे लिस्ट में हमने देखा था लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। आई टेल यू द पेज नंबर 84 इन योर टेक्स्ट बुक। लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस का डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है आपको, तो ये 2 स्टार वाला डिस्टिंक्शन है। पहले ये बैंक अकाउंट्स का डिस्टिंक्शन कंप्लीट करो। अगर आपका बैंक अकाउंट्स का डिस्टिंक्शन हो जाता है, टू सम एक्सटेंट कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी एक नजर डाल सकते हो आप। ट्रांसपोर्ट के ऊपर का जो डिस्टिंक्शन है वो कई बार पूछते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का डिस्टिंक्शन जरूर करना है। ट्रांसपोर्ट के डिस्टिंक्शन से इजी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो क्विकली हम शुरू करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट आई थिंक मैं जब ऑब्जेक्टिव्स के मैंने 2 पार्ट के वीडियो बनाया तो फर्स्ट पार्ट के वीडियो को 3-3.5 हजार व्यूज मिल चुके हैं, लेकिन बच्चे बाकी के 40 जो सेकंड वीडियो पोस्ट किया है पार्ट 2 वो बच्चे नहीं देख रहे हैं। बोर्ड के लिए वो पूरे दोनों सेट करना बहुत जरूरी है, सुपर डुपर काम हो जाएगा अगर दोनों वीडियो कर लेते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं यही वीडियो एक ही साथ बना रही हूँ, भले थोड़ा सा लंबा हो जाने वाला है, बट एवरीबडी प्लीज हैंग ऑन टिल द एंड एंड क्विकली डू द रिवीजन। एक बार सुन लोगे तो फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे अपने टेक्स्ट बुक खोल के एक्सप्लेनेशन समझ बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लिया तो फटाफट याद हो जाए। लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम देखेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी एक गारंटी अंडरटेक करती है, एक तरह से प्रॉमिस देती है दैट अगर डेथ हुई या टाइम पीरियड खत्म हुआ तो हमें कॉम्पेंसेशन है। और ये किसके बदले में, फॉर अ कंसिडरेशन विच इज कॉल्ड प्रीमियम।
तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो, उसमें कुछ कंसिडरेशन होता है जो पेमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम इन केस ऑफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरर प्रॉमिसेस, वो क्या प्रॉमिस करते हैं कि वो कॉम्पेंसेट करेंगे अगर सब्जेक्ट मैटर जो चीज का इंश्योरेंस करवाया है, if something happens to that due to fire or a related event, like short circuit हो गई तो फायर उसकी वजह से लग जाती है, तो उससे कनेक्टेड कारणों से अगर कोई नुकसान होता है तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा। लाइफ में ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड खत्म होगा या डेथ, दोनों में से पहले जो होगा उसके ऊपर मिलता है। यहाँ पर फायर से नुकसान होने पर मिलेगा। एंड इन केस ऑफ मरीन, जो सी ट्रांसपोर्ट में जो चीजें ले जाती है, जहां समुद्र पे जाने वाले पेरिल्स, धोखे कवर किए जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हम अंडरटेक करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपका लॉस हुआ ड्यू टू डेंजर्स, वर्ड क्या है, पेरिल्स ऑन सी, तो हम उसे कॉम्पेंसेट करते। ठीक है, हर चीज के लिए कंसिडरेशन की बात है। देन वी टेक गो टू द सेकंड पॉइंट, कौन पॉलिसी लेगा? इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेंगे नेचुरली, खुद के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कौन लेने वाला है? इट इज टेकन बाय इंडिविजुअल्स फॉर देयर प्रॉपर्टीज, फॉर देयर बिजनेसेस नेचुरली, जिनके गोडाउन्स है, फैक्ट्रीज है, यू नो मे बी हाउस होल्ड वाले भी ले सकते हैं। सिमिलरली मरीन इंश्योरेंस ज्यादातर कौन लेंगे? इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, शिपिंग कंपनीज, खुद जिनके करोड़ों के जहाज हैं, दे विल बी टेकिंग मरीन इंश्योरेंस। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर माने किस चीज का, the commodity, the item that you're insuring is called subject matter. Naturally, life insurance में life is the subject matter. Car insurance में goods and assets are subject matter. And marine insurance में जहाज, समुद्री जहाज, कार्गो, फ्रेट। फ्रेट एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप लाखों का फ्रेट देकर गुड्स ट्रांसपोर्ट कराते हो। अगर if the ship sinks, अगर लॉस हो जाता है तो आपका वो लाखों का फ्रेट भाड़ा भी वेस्ट जाएगा, तो उसका भी इंश्योरेंस निकल सकता है मरीन इंश्योरेंस के लिए। फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड पॉइंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो है कि हम अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं लाइफ में, लाइफ इंश्योरेंस में हम किसी दूसरे की यू नो फैमिली मेंबर की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। So you can insure your own property, you can insure your own life, you can insure your own wife. You cannot insure somebody else's property, somebody else's flat, somebody else's wife. So this is what is the insurable interest. Life insurance में कब होना जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट निकलवाते समय लाइफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड फायर एंड मरीन में, दोनों में इट शुड बी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लॉस। ओके, जब दोनों समय, कॉन्ट्रैक्ट करवाते समय भी होना चाहिए एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। टेन्योर पीरियड, लाइफ इंश्योरेंस कई सालों तक होता है, फायर इंश्योरेंस जनरली 1 ईयर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एंड मरीन इंश्योरेंस होता है एक यू नो आइदर फॉर अ मंथ और फॉर ईयर। इस तरह से मरीन इंश्योरेंस इज यू नो समटाइम्स वॉयज के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 6, कॉम्पेंसेशन कब मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस में कभी ना कभी कॉम्पेंसेशन पक्का मिलेगा, आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी। फायर का क्या है? ओनली इफ देयर इज लॉस ड्यू टू फायर, अदरवाइज देयर इज नो कॉम्पेंसेशन। ओके, व्हाट अबाउट मरीन? सेम, इफ देयर इज लॉस कॉजिंग इवेंट ड्यूरिंग द टर्म, वो टाइम पीरियड के बीच में अगर लॉस होता है तभी कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अब ये देखिए जो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, आपको एक ट्रू और फॉल्स और रादर जस्टिफाई का अगर सेंटेंस आ जाता है तो उसके पॉइंट्स आपको यहाँ से काफी अच्छे मिल जाएंगे। मैंने जस्टिफाई का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो जरूर देखिए। 6 जस्टिफाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जिसके डायरेक्ट आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं है। टोटल जस्टिफाई 10 इंपॉर्टेंट है, बट 6 हैं जिसके डायरेक्ट आंसर नहीं है। उसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, बहुत सारे व्यूज आए हैं, जरूर देखना। मेरे चैनल पर जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अब व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी बोलता है कि आप इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से उतना ही मिल सकता है, कॉम्पेंसेशन उतना ही मिलेगा जितना नुकसान हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इनकी लाइफ इतनी थी तो इनको इतना ही कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, ऑब्वियसली। सो इसका मतलब है कि आपको लाइफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। At the same time, fire and marine both are contracts of
insurance. Okay, so the insured has to be brought back in the same financial position. जैसी सिचुएशन उसकी बिल्कुल फायर के पहले थी, लॉस होने के पहले थी, उसी परिस्थिति में, उसी पोजीशन में उसे वापस लाना है. मतलब फॉर एग्जांपल सपोज उसका 10 साल पुराना मशीन था, फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो आप कितना कॉम्पेंसेशन देंगे? ब्रांड न्यू मशीन का पैसा नहीं देंगे आप वो जो डिप्रिशिएटेड वैल्यू होगी उतना कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. अब समझो अगर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन फायर एंड मरीन इंश्योरेंस पूछते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये पॉइंट नहीं लिखना है, बिकॉज दोनों को, फायर में भी इट इज एप्लीकेबल, मरीन में भी एप्लीकेबल है. डिस्टिंक्शन में सिर्फ डिफरेंट, अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिखने. पॉइंट नंबर 8, नंबर ऑफ पॉलिसीज. लाइफ इंश्योरेंस में आप चाहो उतनी पॉलिसीज निकाल सकते हो एक आदमी की. सबके प्रीमियम अगर आप भरोगे तो आपको सभी प्रीमियम्स का पैसा मिलने वाला है, सभी पॉलिसीज का पैसा मिलने वाला है. फायर में अगर एक ही सब्जेक्ट मैटर आपने 2-3 कंपनीज के पास इंश्योर कराया है तो उसको बोलते हैं डबल इंश्योरेंस, और आपको प्रोपोर्शनेट टोटल कॉम्पेंसेशन लॉस से ज्यादा नहीं मिलेगा. तो वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन टोटल कॉम्पेंसेशन जितना लॉस है उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं. सेम बात अप्लाई होती है इवन फॉर मरीन इंश्योरेंस. मतलब फिर एक बार नंबर ऑफ पॉलिसीज पॉइंट नहीं लिखना है अगर आपको आ जाता है फायर एंड मरीन का डिस्टिंक्शन. ठीक है, देन बेनिफिशियरी, पैसे किसको मिलेंगे, किसको फायदा होने वाला है. लाइफ इंश्योरेंस में अगर इंश्योर्ड सर्वाइवर है, मतलब उसकी पॉलिसी चालू है एंड मैच्योर हो चुकी है और वो जिंदा है, तो उसको खुद को पैसे मिलेंगे, अदरवाइज उसके नॉमिनीज को पैसे मिलेंगे. व्हाट अबाउट फायर एंड मरीन? नेचुरली जो ओनर है, जिसने प्रॉपर्टी इंश्योर करवाई, जिसकी प्रॉपर्टी थी, उनको पैसे मिलेंगे. लास्ट पॉइंट, सरेंडर ऑफ पॉलिसी. सरेंडर ऑफ पॉलिसी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. समझो हम कुछ सालों प्रीमियम भरने के बाद अगर हम आगे के प्रीमियम्स नहीं दे पाते हैं, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस में होता है, तो हम जाके सामने से लेटर एप्लीकेशन देके अपनी पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं और उसमें से जितना बन पाएगा कंपनी हमें कॉम्पेंसेशन देगी. दिस सरेंडर इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस and not possible in fire and marine. Okay, so this is about your distinction on insurances. Now we go to the next type, and that is about the different types of bank accounts. Current, savings and fixed deposit. Meaning बहुत ही सिंपल है. करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, कितने भी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो. सेविंग्स अकाउंट के मीनिंग में लिखा है कि इट इज ओपन बाय इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू सेव, थोड़ी सी बचत करने के लिए. फिक्स डिपॉजिट में क्या लिखा है कि जब मेरे पास एक लमसम अमाउंट हो जाती है, फिक्स सम ऑफ मनी हो जाता है, तो वो मैं, जो मुझे 2 साल तक नहीं चाहिए, तो वो मैं डिपॉजिट कर दूंगी एंड वो हो गया फिक्स डिपॉजिट. विथड्रॉवल्स, कितनी बार आप पैसा निकाल सकते हो. करंट अकाउंट में आप दिन में 4 बार भी जाके बैंक में से पैसा निकाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं. सेविंग्स अकाउंट में यू कैन आइदर विड्रॉ बाय चेक्स, यू कैन विड्रॉ बाय विड्रॉवल स्लिप्स, और इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं, हफ्ते में कुछ ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए. फिक्स डिपॉजिट का पैसा सिर्फ एक ही बार विड्रॉ कर सकते हो, एक आपको स्पेसिफाइड पीरियड खत्म हो जाने के बाद. पॉइंट नंबर 3, इफ आई ओपन अ करंट सेविंग्स और फिक्स बुक, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे? करंट अकाउंट खोलेंगे तो पासबुक मिलेगा, जिसमें हमारे डिपॉजिट, विड्रॉवल और बैलेंस की एंट्री होती जाएगी. करंट अकाउंट के साथ में चेकबुक मिलेगा, हमें पेइंग स्लिप मतलब स्लिप बुक मिलेगी, जिससे हम अपने चेक्स डिपॉजिट कर सकते हैं. सेविंग्स अकाउंट में भी सेम डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बट फिक्स डिपॉजिट में क्या मिलेगा? FD रिसीट, फिक्स डिपॉजिट रिसीट मिलेगी. ठीक है, अब देखो फिर एक बार करंट और सेविंग्स का अगर पॉइंट्स आता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वाला पॉइंट नहीं लिखना है, बिकॉज दोनों में सेम डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं. पॉइंट नंबर 4, करंट अकाउंट कौन निकालता है? बिजनेसमैन, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन. सेविंग्स अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड अर्नर्स. एंड फिक्स डिपॉजिट किसके पास, कौन निकालेगा? जिसके पास कुछ आइडल कैश पड़ा है. ओके, पॉइंट नंबर 4, आइडल कैश जब पड़ा है फिक्स डिपॉजिट निकालेंगे. नाउ वी गो टू पॉइंट नंबर 5, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. करंट अकाउंट पर कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहो उतनी बार डिपॉजिट करो, निकालो. व्हाट अबाउट सेविंग्स अकाउंट? कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, महीने में कुछ ट्रांजैक्शन से ज्यादा जरूरी भी नहीं होता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन होता है. फिक्स
फिक्स डिपॉजिट में नेचुरली रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप एक्सपायरी पे निकाल सकते हो। हाँ, एक बात समझने जैसी, अगर आप कि टर्म पीरियड की पहले आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप उसे जरूर विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। 1% की पेनल्टी, मतलब आपको अगर 6.5% इंटरेस्ट मिलने वाला था तो आपको 5.5% मिलेगा, लेकिन आपको पैसा आपका वापस जरूर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट रेट। करंट अकाउंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग्स अकाउंट में आजकल तो 2 या 3% चल रहा है, वेरी लो। एंड फिक्स डिपॉजिट में अभी 6, 6.5, 7% मिलने लगा है। पॉइंट नंबर 7, नेचर ऑफ करंट अकाउंट। We see that current account is continuous, savings is also continuous। मतलब अगर ये डिस्टिंक्शन में ये पॉइंट आता है तो आपको नेचर ऑफ अकाउंट नहीं लिखना है करंट और सेविंग्स की पॉइंट में। अगर आपको पूछते हैं सेविंग्स एंड फिक्स का डिस्टिंक्शन पूछा है तब आप नेचर ऑफ अकाउंट लिखोगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेविंग्स अकाउंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर एंड दिस इज समथिंग व्हेन द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट अगर आप रिन्यू कराते हो, 2 साल हो गए, आप फिर उसको एफडी को कंटिन्यू करते हो, रिन्यू करते हो, तो उसे कंटिन्यूअस कहा जाएगा, अदरवाइज वो 2 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, फैसिलिटीज कौन सी मिलती है? करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट, टेम्पररी लोन मिलता है, जबकि सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट में ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है। तो ये हो गया डिस्टिंक्शन। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें से भी जो आपको करना है, ये ऑप्शनल है। इफ यू वांट टू डू इट फाइन, अदरवाइज यू कैन लीव इट। अब ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जैसे मैंने बताया, इससे इजी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। आपको चारों के स्पीड के बारे में बताना है। एक सिर्फ बहुत 2-3 चीज हाईलाइट कर दूंगी। देखिए बिल्कुल इजी टॉपिक है। अब आपको समझना है, सपोज आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है, से फॉर एग्जांपल रेल ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो आप किस तरह से डिस्टिंक्शन लिखो? स्पीड वाले पॉइंट के लिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि रेलवे में क्या लिखा है, इट हैज कंसिडरेबल स्पीड सिंस इट रन्स ऑन ट्रैक्स। एंड एयर ट्रांसपोर्ट में फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब सिमिलरली रोड ट्रांसपोर्ट में क्या लिखा है, इट हैज लिमिटेड स्पीड। अब बच्चे क्या करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया तो इट इज स्लो ट्रांसपोर्ट, लिमिटेड स्पीड, इट इज स्लोएस्ट मूव। जब आपको रोड और वाटर आता है, जो भी दो आप लिख रहे हो, आप दोनों का कंपैरिजन बताना पड़ेगा। तो यहाँ जिस वर्ड्स जिस तरह एक्सप्लेन किया, अगर वो यूज करते हो तो आपको कोई भी पॉइंट में आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब आई जस्ट टेल यू द मीनिंग, कितना सामान ले जा सकते हो, ओके। जैसे आप देखो, अगर आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट आता है, आई रिपीट, रेलवे एंड वाटर पूछा जाता है और कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो व्हाट अबाउट रेलवे ट्रांसपोर्ट? इट हैज कंपैरेटिवली लेसर कैरिंग कैपेसिटी, बिकॉज वाटर ट्रांसपोर्ट के सामने रेल ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी काफी कम है। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में लिखेंगे इट हैज ह्यूज और मैसिव कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? तो जो दो पूछा है उस तरह से लिखना है, ऑलराइट। अगर आपको रोड और एयर ट्रांसपोर्ट पूछ रहे हैं तो रोड में इट हैज लिमिटेड, तो एयर ट्रांसपोर्ट में इट हैज बेटर कैपेसिटी देन रोड ट्रांसपोर्ट। एक एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा टन सामान आ सकता है देन रोड ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से आपको जो दो पूछे हैं, दिमाग लगाकर दोनों में से कौन सा ज्यादा है ये लिखना है। समझ में आया? यहाँ चारों जब साथ में दिए हैं, बच्चों की बहुत गलतियां हो रही है, बहुत मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट हर एक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। You will see that road transport is suitable for short distance, rail is for short and long, water is for international trade, long distance, and air is also suitable for long distance. So now you will see that distance का point air and water में बिल्कुल same हो रहा है, तो समझ के describe करना है। Point number 5, charges. Water transport is the cheapest and air transport is the highest, most expensive. Okay? अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर रिलेटिवली लो। ये जो वर्ड्स है ना, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, तो आपका आंसर सही होगा। हाईएस्ट मिस्टेक्स प्रीलिम्स के पेपर्स में हमने देखे हैं बच्चों की, जिसमें डोर टू डोर सर्विस, अगर रोड ट्रांसपोर्ट पूछा है तो ही डोर टू डोर सर्विस आएगा।
अगर एयर एंड वाटर पूछा है, बोथ डू नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, तो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं लिखना है डिस्टिंक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, हर एक के एग्जांपल्स दिए हैं। पॉइंट नंबर 8, किस लिए सूटेबल है, अगर आप सूटेबिलिटी का पॉइंट लिखोगे तो वो ऊपर भी दूसरे पॉइंट्स में भी सिमिलर पॉइंट आ चुका है। सेफ्टी का पॉइंट आपको संभाल के लिखना है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में बोल रहे हैं लिमिटेड सेफ्टी है, रेलवे सेफ, एयर वाटर ऑल्सो इज सेफ एंड एयर इज ऑल्सो सेफ। तो सिर्फ रोड में थोड़ी सी लेस सेफ्टी बताइए। एक्सीडेंट्स का पॉइंट भी सोच समझ के लिखना है, जैसे एयर एंड वाटर दोनों में लिखा है चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स हैं। तो ये बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, तो आप इसमें से कोई 7 या 8 अच्छे पॉइंट्स ढूंढ लो, दैट इज इनफ। बट अगर दो सेम है तो प्लीज अवॉइड करो। So this is your chapter number 4 के distinctions. Dear students, we'll quickly go to the 7th chapter, District Commission, State Commission and National Commission. आप देखोगे कि मेरे objectives की वीडियो में मैंने बहुत सारे objectives इस chapter से cover किया है। जैसे ये chapter आपको पता होगा टोटल 17 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड पेपर में है, तो नेचुरली एक डिस्टिंक्शन पक्का आने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये डिस्टिंक्शन उसमें हो चुका है। ओके, अब खास बातें यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। देखिए आप यहाँ पर दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय, कौन सेटअप करता है, यू सी दैट डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, स्टेट कमीशन इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जबकि नेशनल कमीशन कौन एस्टैब्लिश करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान में रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो में बात किया है। यहाँ होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। अब जो मैं शुरू में बता रही थी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना है, तो ये जो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से अगर आप हाईलाइट कर देते हो तो काफी हो जाएगा। स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं हाई कोर्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। मेंबर्स यहाँ पर नॉट लेस देन 2, यू विल सी दैट हियर नॉट लेस देन 4। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। यहाँ देख लीजिए मेंबरशिप के पीरियड का भी ऑब्जेक्टिव था आपके ऑब्जेक्टिव के रिविजन वीडियो में। कितने पीरियड के लिए होती हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर्स, 65 इयर्स तक या 5 इयर्स, whichever is earlier। स्टेट कमीशन के मेंबर्स 67 की एज तक, अगर उनकी एज हो जाती है 67 तो उनको रिटायर हो जाना पड़ेगा, अदरवाइज पूरे 5 साल वो कंप्लीट कर सकते हैं। एंड नेशनल कमीशन के मेंबर्स मैक्सिमम एज उनकी हो सकती है 67 इयर्स, बट प्रेसिडेंट को 70 इयर्स की एज तक अलाउड है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स है। एरिया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहाँ काम करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए, दिस इज कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और नेशनल कमीशन पूरे देश में यूजफुल होता है। मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के वीडियो में मैंने 2-3 ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं। एंड लास्ट अपील, अपील क्या करना है। अच्छा, मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन जरा बता दूंगी कि 1 करोड़ डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ कंसिडरेशन अमाउंट, मतलब आप जो पैसा क्लेम कर रहे हो, आपने एक फ्लैट बुक किया था, आपका फ्लैट का वैल्यू 50 लाख था, तो आप किसके पास जाके कंप्लेन करोगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में करोगे। अगर आपने एक फ्लैट बुक किया था जिसका वैल्यू था 5 करोड़, तो आप कहाँ जाओगे, स्टेट कमीशन में, बिकॉज स्टेट कमीशन में क्या है, द अमाउंट व्हिच डज एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, तो 5 करोड़ वाला केस जाएगा स्टेट कमीशन में, आप अप्लाई करोगे कॉम्पेंसेशन के लिए, केस फाइल करोगे। जबकि अगर किसी बिल्डर ने आपने 12 करोड़ का फ्लैट लिया था और बिल्डर आपको नहीं दे रहा है, आपको उसके खिलाफ कोर्ट में केस करना है, तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे, ये डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी बोलते हैं, और ये आप जाओगे नेशनल कमीशन, बिकॉज वहां 10 करोड़ के ऊपर, सो व्हेन द कॉम्पेंसेशन इज कंसिडरेशन एक्सीड्स 10 करोड़ तो आप जाओगे नेशनल कमीशन। तो ये है मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा मुश्किल है बट जरूर करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, एंड विद दिस आई विल एंड माय वीडियो ऑन डिस्टिंग्विश बिटवीन। पॉइंट नंबर 7, अपील। अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से, आई एम द कंज्यूमर, मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, मैं कोर्ट में गई, अगर मुझे
फैसला जो दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो मेरे हित में नहीं है या मुझे उतना कॉम्पेंसेशन कम लग रहा है तो मैं उनके जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकती हूँ। ओके, हम फाइट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट में। कहाँ, कौन से कोर्ट में जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट के सामने हम अपील करेंगे स्टेट कमीशन में। अगर स्टेट कमीशन का जजमेंट हमें मान्य नहीं है, मंजूर नहीं है, हम अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन में। और लास्ट, अगर नेशनल कमीशन का आपको फैसला मंजूर नहीं है, आप कहाँ अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, देश के टॉप कोर्ट में। So thank you very much everyone. Sorry if the video has gone long. Wish you all the best. Please listen to this video once and then open your textbooks and learn the answers. That's all for now. I hope that you have been watching the other videos that I have been posting and wishing you all the best. Please post your comments. Please share, subscribe, like. Thank you very much for the wonderful response that I'm getting on all the videos. I'm feeling highly motivated to do more and more. And मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है। बच्चे जो जो डाउट्स पूछ रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ कि केस स्टडी के वीडियोस भी ऑलरेडी आपको चैनल पे मिलेंगे। बहुत सारे दूसरे डिविजन जैसे कि लाइव सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो मैंने सारे के सारे 8 चैप्टर्स ब्रीफ में एक्सप्लेन किए, तो लॉन्ग आंसर्स के भी आपको आंसर वहां मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन सुनना है एंड यू विल बी absolutely fine. So thank you very much for joining in and wish you all the best. Thank you.